गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्यूशन में नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड लिक्विड हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस है, कौन सा है? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड क्या लेना है? लिक्विड सॉल्वेंट। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले इसकी हम डेफिनेशन समझ लें कि क्या होगा। कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन होता है दोज प्रॉपर्टीज which depend of solvent, which depend only on number of molecules of solute and not on nature of solute। यानी कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो केवल किस पर डिपेंड करेगी? सॉल्यूट की अमाउंट पे, सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करेगी। सॉल्यूट किस नेचर का है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट मैं इसे लिख देता हूं इधर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, रिलेटिव वेपर। सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम डेल्ट टीवी से समझेंगे। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टिएफ से डिनोट करते हैं। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पानी से। ये चार प्रॉपर्टी हैं जो हमें क्या करना है? डिस्कस करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ध्यान रखना भाई, ये सारी प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि जैसे देखिए एक कोई प्योर सॉल्वेंट हमने लिया, ऐसे ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो प्रेशर आ गया वो हो गया पी नॉट। यानी पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर से फिक्स दिया हुआ है, टेम्परेचर होगा तो पी नॉट किसका काम करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। अब हमने इसमें क्या किया कि कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल जब सॉल्यूट हमने ऐड किया तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? सॉल्यूशन का जो प्रेशर आया हम मान लेते हैं पीएस है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना कि भाई हम पीएस कैलकुलेट करें, पीएस तो वो पीएस जो आता है वो पी नॉट से कम आता है।
कम क्यों आता है अभी हमें समझना है। जैसे देखिए ये मान लीजिए सरफेस है लिक्विड का, यहां पर इस तरीके से ये केवल किसके मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस में चेंज होते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज होंगे इस तरीके से, यानी जबकि जब सॉल्यूशन हमने बनाया तो सॉल्यूशन में सरफेस में क्या होगा, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो वहीं, साथ साथ कुछ जगह किसके मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और यहां पे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फिर से वेपर बनेगा, ये तो वेपर बनेगा नहीं, ये किसके पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है। यानी जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल किसके आ जाते हैं, सॉल्यूट के आ जाते हैं, ठीक है। और जहां जहां सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा वहां वहां से वेपर बनने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेपर अगर कम बना तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएस आता है वो पी नॉट से कम आता है, ठीक। मैं इसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना हम ज्यादा ऐड करेंगे, है ना, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, यानी जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना ही सरफेस पे, सॉरी सरफेस से लिक्विड के वेपर बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितना जितना हमने सॉल्यूट ऐड किया ज्यादा, उतना ही सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो सॉल्वेंट के वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होता जाएगा, पीएस डिक्रीज होता जाएगा। तो पहले तो ये बात आपको समझ में आया कि भाई हम सॉल्यूशन में अगर ऐड करते हैं सॉल्यूट तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, कितना होगा, डेल पी से मैं इसको नोट कर देता हूं, और वो हो गया पी नॉट माइनस पीएस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है आर एल बी पी, वो होता है भाई डेल पी बाई पी नॉट, से इसको डिनोट करते हैं, और वो हो गया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना हुआ, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। ध्यान देना भाई, ना देखो ये पी नॉट तो कांस्टेंट है, और ये पीएस क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इससे हो रहा है कि जितना हमने मोल्स ऐड किया वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन क्या होता है, पीएस डिक्रीज हो रहा है। पीएस अगर डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं ये कह सकता हूं आर एल बी पी क्या होगा, इंक्रीज। तो ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, पहले हम थ्योरी समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये नेक्स्ट अब हम आते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कैसे होगा। देखिए ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, अब सॉल्यूशन में किस किस का वेपर, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। तो बचा कितना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ऐसे ही तो होता है भाई, अगर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते तो कैसे निकालते, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होना है, 0 होना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितने बराबर हो गया, सॉल्यूशन। क्लियर। अब इक्वल टू कितना हो गया, पीएस। तो मैं ये पीएस लिख देता हूं। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम पढ़ चुके, वो ये कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितने के इक्वल होता है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, सॉरी
इन प्योर फॉर्म पी नॉट, यही तो था। तो एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, और पी नॉट तो है किसका, सॉल्वेंट का। ये बात कैसे आया समझ में कि नहीं, सॉल्यूशन रॉड्स के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो सॉल्यूशन तो कैसे आएगा, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है एक्स इंटू पी नॉट, ऐसे ही PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्वेंट इंटू पी सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल P बाई पी नॉट निकालना है। ध्यान रखना डेल P क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाई क्या है, पी नॉट है, पी नॉट माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट इनटू क्या है, पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट। क्लियर हो रहा है। इसमें पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, और 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट कितने के इक्वल होगा, एक्स सॉल्यूट। यानी हमें क्या फॉर्मूला मिल गया कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये हमारा क्या हो गया, आर ए बी टी, और वो कितने के इक्वल हो गया, कोई एक्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना भाई फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, हम इसी से करेंगे अभी क्वेश्चंस। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, एन सॉल्यूट प्लस क्या होगा, एन सॉल्वेंट होगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब एक ध्यान रखना है ना कि जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये, तो इससे न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ एन सॉल्यूट प्लस क्या होगा, एन सॉल्वेंट, मतलब इसको मैं और लिख देता हूं ऐसे, ये कैसे, डब्ल्यू सॉल्यूट बाई क्या, एम सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट बाई एम सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका होता है, वो ये कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस हम निकालते हैं। वो कितने के इक्वल आता, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू क्या आ जाता, एक्स ऑफ सॉल्वेंट आता कि नहीं, और पी एस कितना है, पी नॉट बाई क्या, एक्स सॉल्वेंट आ रहा है। और वो कितना हो जाता, पी नॉट कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट कितने के इक्वल हो गया, एक्स सॉल्यूट अपॉन क्या आ गया, एक्स सॉल्वेंट है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे निकलेगा, एन सॉल्यूट अपॉन एन टोटल अपॉन एन सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल। क्लियर हो रहा है, आया कि नहीं। इसको एन टोटल से क्या हो गया, एन टोटल, तो क्या फॉर्मूला आ गया, एन सॉल्यूट बाई क्या आया कि नहीं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस। ध्यान रखना भैया ना, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट होता है, पी एस नहीं। समझे ना, यहां क्या होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप इस फॉर्मूले से करो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस। इससे क्या फायदा होगा, वो डायरेक्ट कितने के बराबर आ गया, एन सॉल्यूट बाई एन सॉल्वेंट। तो ये इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम करेंगे तो आपको किससे यूज करना है, इस फॉर्मूले से यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी में ये कहते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, है ना, मैं और इसी में लिख देता हूं ये। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ये कहते हैं कि एन सॉल्यूट जो होगा वो एन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा
तो हम एन सॉल्यूट को एन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यानी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट बाई एन सॉल्वेंट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां इस फॉर्मूले में क्या हुआ, इस फॉर्मूले में यहां जो एन सॉल्यूट था, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, उस एन सॉल्यूट को मैंने एन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक, तो इससे जो आएगा वो अप्रॉक्स आएगा, ध्यान रखना, और इससे जो आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। तो आपको जनरली जब क्वेश्चन में यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहां तक क्लियर हुआ, और ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्लियर हो गया, एक्स वाली। ठीक है, आप देखो इसी में ध्यान देना है ना। अब चूंकि हमने ऐसा पढ़ा कि पी नॉट माइनस पी एस, देखिए मैं इधर वाले हिस्से में लिख रहा हूं, है ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई, मैं पी एस ले लेता हूं, है ना। ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, एन सॉल्यूट बाई क्या लिखा, एन सॉल्वेंट लिखा। ठीक है, एन सॉल्यूट क्या होगा, एन सॉल्यूट को तो मैं एन सॉल्यूट रहने देता हूं, और एन सॉल्वेंट को लिख देता हूं वेट ऑफ, सॉरी एन सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं ऊपर ले जाता हूं, क्लियर, और 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब हमने एक टर्म पढ़ा है जिसको कहते हैं मोलैलिटी, स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये फॉर्मूला होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल एम मोलैलिटी के। तो देखो एन सॉल्यूट है, ये है कि नहीं, और ये स्मॉल एम आ रहा है नहीं आ रहा, यानी एक फॉर्मूला ये हो गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है, अब आप कैसे समझना भाई, हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। होगा कि आप क्वेश्चंस के अंदर कभी आपको वेट बाई वेट दे देगा, कभी आपको वेट बाई वॉल्यूम दे देगा, कभी आपको स्मॉल एम देगा, कभी आपको कैपिटल एम देगा। तो उनकी हेल्प से मोल फ्रैक्शन निकालना या स्मॉल एम निकालना वो आपको आना चाहिए। क्लियर हो रहा है, वो आएगा तब आपसे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमको उसकी रिवाइज करना है, कोई दिक्कत होगी मैं बता दूंगा। क्लियर, आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहला, देखिए ध्यान है, मैं दो तीन तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है कि इफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 1800 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री से। ठीक है, टेम्परेचर देने का पर्पज एक ही होता है भाई, कुछ टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट या पी नॉट ऑफ H2O at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 24 टॉल। ध्यान देना है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आपको दे दिया 60 ग्राम और ये, ठीक है, पी नॉट आपको कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो ये फॉर्मूला था एच से पी ए नॉट प्लस क्या था एक्स बी पी बी नॉट था, और एक फॉर्मूला ये पढ़ा हमने पी एस बाई पी एस में लिख रहा हूं ना, तो एन सॉल्यूट बाई क्या है एन सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं, तो ये जो पी एस आता है भाई ये तब है जब दोनों ही कंपोनेंट क्या है लिक्विड है, और ये पी एस कब आएगा जब सॉल्यूट कैसा है
नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको जब लिखा होगा आइडियल सॉल्यूशन है और दो लिक्विड से बन रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला और ये सॉलिड, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैं अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, NaCl, सॉल्ट जो होते हैं, एसिड, ठीक है कि नहीं, ये सब कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट। ऐसे हम बहुत सारे पढ़ेंगे अभी आगे, ये सब कैसे हैं? क्लियर? तो यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू क्या होगा? N सॉल्यूट बाई क्या आ जाएगा? N सॉल्वेंट। क्लियर आएगा नहीं? और N सॉल्यूट कैसे निकलेगा? देखो सॉल्यूट का वेट कितना है? 60 ग्राम, 60 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 60 होता है। N सॉल्वेंट कितना होगा? 1800 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 18, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और ये 100, यानी ये कितना आ गया? 1/100। क्लियर? P0 आपको दिया है 24, तो 24 माइनस PS बाई PS इक्वल टू, आप इसको कितने के इक्वल कर दीजिए? 1/100। यहां से आप क्या निकाल लेंगे? PS। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। और ये फॉर्मूले क्लियर हो गए कब यूज करना है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ध्यान देना भैया ना, सेम क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं ये कि इफ 60 ग्राम ऑफ, या मैं इसी में चेंज कर देता हूं, 1800 ग्राम ऑफ वाटर एट, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, मैं ध्यान देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस बार कुछ नहीं लिख रहा हूं। ऐसे कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना भैया ना इस तरीके। अब आपसे कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, फिर से सॉल्व करेंगे तो P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू क्या होगा? वापस वही N सॉल्यूट बाई क्या था? N सॉल्वेंट, यानी 1/100, जैसा भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आया कि नहीं? अब आपको देखो PS निकालना है, लेकिन इसमें P0 मेंशन नहीं है। ठीक, हमने जब लिक्विड डिस्कस किया था तब मैंने उस समय कहा था आपसे कि देखिए टेम्परेचर कितना दिया है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। अगर कोई भी सॉल्यूशन उसके अगर बॉइलिंग पॉइंट पर दिया है तो वहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कितने के इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने का मतलब है कि जो P0 है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 760 mm of Hg या 760 टॉल, जो जिस भी यूनिट में आपसे कहा जाए। तो ये ध्यान रखना आपको कई बार क्वेश्चन में कि आपको P0 नहीं देगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वो जहां टेम्परेचर दे देगा और कहा जाएगा कि वो टेम्परेचर उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि P0 आपको कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा इसी। इस बार देखो यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इफ 1 m मतलब मोलर यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन, या सीधे सीधे मैं से लिख देता हूं कि कैलकुलेट 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, एट टेम्परेचर दे देता हूं 25 डिग्री। तो टेम्परेचर अगर गिवन होगा तो P0 भी गिवन होगा, P0 मान लेते हैं वही 24 टॉल। बस ये ध्यान रखना, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट होता तो वो कितना हो जाता? 180 हो जाता। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब बस आपको ये ध्यान रखना है भाई। अब देखो इस बार मैंने क्या दिया? स्मॉल m दिया, तो स्मॉल m दिया तो स्मॉल m से या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, स्मॉल m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है, इसमें आप 1 पुट कर दें, m सॉल्वेंट कितना है? 80, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो रहा है?
जरूरी नहीं है भाई अलग अलग फॉर्म में आप सारे फॉर्मूले याद रखें। देखो हमें तो एक फॉर्मूला याद है, सॉरी यहाँ पी नॉट पी एस लिखना था है ना, ध्यान रखना पी एस था। ये क्या फॉर्मूला था, एन सॉल्यूट बाई क्या था, एन सॉल्वेंट, यही तो था कि नहीं, एन सॉल्यूट बाई क्या था, एन सॉल्वेंट। अब हम 1m, देखो 1m का मतलब स्मॉल m क्या बताता है, स्मॉल m होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगा कि नहीं होगा, है? तो 1m, ध्यान रखना भाई जब तक सॉल्वेंट कुछ नहीं लिखा है या एक्वस लिखा है तो हमको हमेशा क्या लेना है, वाटर लेना है। तो 1m का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही तो मतलब समझ में आया कि नहीं होगा। तो मुझे इसका मतलब n सॉल्यूट कितना है, n सॉल्यूट तो हो गया 1, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, ठीक है जी, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, यानी इसको सॉल्व कर दो तो 1/1000 इनटू क्या हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो वही फॉर्मूला हो गया m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ठीक है। तो अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको टर्म दिया है उसका मतलब अगर आप जानते हैं तो उसको आप उसमें क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर हो गया। मान लो स्मॉल m की जगह कैपिटल M दे देता, ऐसे मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं इसी को, क्लियर हुआ कि नहीं। मान लीजिए देखिए ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे, ये इस बार मोलरिटी दे देता हूं मैं 1m मोलरिटी यूरिया सॉल्यूशन, क्लियर, यूरिया सॉल्यूशन, क्लियर हो रहा है। ध्यान रखना भैया ना, और ये भी हमारे अभी काम आएगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अप्रॉक्स बराबर होगा, ध्यान रखना, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होंगे, सेम, और कैपिटल M और स्मॉल m बराबर होगा, यानी मोलरिटी और मोलरिटी आपस में बराबर होंगे, और डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है वो लेनी होती है 1 ग्राम पर, ठीक है। तो यानी अगर क्वेश्चन में केवल मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ध्यान है ना आपको, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली उन्हीं सॉल्यूशंस के लिए होती है जो बहुत क्या हो, डाइल्यूट हो, क्लियर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर डेंसिटी मेंशन नहीं है तो डेंसिटी कितना ले लेना है, 1 ले लेना। जैसे मैंने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ 1m यूरिया सॉल्यूशन, अब हमको डेंसिटी कुछ नहीं दिया है तो हम केवल क्या करेंगे, m और स्मॉल m को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, या डेंसिटी कितना मान लेंगे, 1, क्लियर हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देता हूं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, क्लियर। अगर डेंसिटी मेंशन कर दिया तो फिर कैपिटल M और स्मॉल m बराबर नहीं लेना है, समझ में आ रहा है। फिर हमको क्या करना होगा, कैपिटल M को चेंज करना होगा, या तो स्मॉल m में चेंज करेंगे या फिर मोल फ्रैक्शन वगैरह में चेंज करेंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो हमको जैसे कैपिटल M दे दिया और हमको निकालना है, फिर से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, N सॉल्यूट बाई क्या, N सॉल्वेंट, ये तो हुआ। मैं स्मॉल m की फॉर्म में फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं बनाने चाहिए, कंफ्यूजन होने लग जाता है, ये हो गया। अब हमको चाहिए N सॉल्यूट और N सॉल्वेंट। देखो 1m इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ यूरिया या सॉल्यूट जो भी है इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होता है मोलरिटी, 1
मोल ऑफ, वन मोलरिटी का मतलब क्या होगा, वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया, 1 ही तो है। अब हमको चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए वॉल्यूम पता है 1 लीटर, डेंसिटी कितनी लेनी है, 1 लेनी है, ध्यान, सॉरी डेंसिटी कितना दिया इस क्वेश्चन, 1.2 दिया है। तो मैं ये लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी 1.2 और वॉल्यूम 1000 ml, यूनिट ml में है, वॉल्यूम ml, यानी कितना हो गया 1200 ग्राम, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का वेट कितना है 1200 ग्राम, इसमें से सॉल्यूट का अगर हम वेट घटा दें तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, क्लियर। सॉल्यूट का वेट कितना होगा, मोल कितना दिया है 1, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, 1 into 60, ये सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मास सॉरी घटा दिया तो कितना आ गया, आगे यहां पुट कर दिया 1140 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अब देखो अगर मैं डेंसिटी, इसी को देखो आप ध्यान देना, डेंसिटी अगर मैंने 1 माना होता तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर डेंसिटी नहीं हुआ तो कितना हो जाता, 1 into 1000, यानी कितना ग्राम आ जाता, 1000 ग्राम, आता नहीं आता। और ध्यान रखना है जब डेंसिटी 1 होती है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रॉक्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी अगर डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको यहां सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1000 ग्राम आया, ठीक। और 1000 ग्राम अगर मैं लेता तो देखो फिर से क्या आ जाता, मोल 1 अपॉन 1000 into 18, आता कि नहीं आता, फिर से वही सेम फॉर्मूला हो गया। देखो थोड़ी देर पहले क्या, स्मॉल m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, क्लियर कि नहीं। तो यानी अगर क्वेश्चन में डेंसिटी 1 होती है तो कैपिटल M और स्मॉल m अप्रॉक्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, क्लियर हो गया। तो यानी क्वेश्चन में समझ में है कि हो सकता है आपको स्मॉल m दे दे, हो सकता है कैपिटल M दे दे, हो सकता है वेट बाई वेट दे दे, जैसा भी देगा उसके हिसाब से आपको क्या निकालना होगा। ये फिर से देखिए मैंने यहाँ फिर से मिस्टेक किया है, यहाँ पे PS था, ये ध्यान रखना भाई, PS लेंगे तब ये एग्जैक्ट आएगा, P नॉट लेंगे तो अप्रॉक्स आएगा, तो एग्जैक्ट ही लेके करना चाहिए क्वेश्चन में, इससे कंफ्यूजन नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर हो गया। तो पहला नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ में क्या आता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, है ना, हमने ऐसे पढ़ा, कुछ ऐसे कर्व आता है, आता है नहीं आता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया सॉल्वेंट का मान, ठीक है। तो एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने ऐसे ले लिया, इसका प्रेशर ले लिया P नॉट, आगे। अब सॉल्यूशन का जो पेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे जो प्रेशर आ गया वो आ गया PS है। तो मैं अगर ये सॉल्यूशन ले लेता हूं A, फिर सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन C, आपको ऐसे सवाल में आ जाता है कि यहाँ कंसंट्रेशन C1 है या कंसंट्रेशन C2 है या C1, A, B और C लिख देता हूं। तो बताओ कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो आप देखिए ये A के कंसीडर हुआ, फिर ये B के कंसीडर हुआ, फिर ऐसे अगर आप निकालेंगे तो C के कंसीडर हुआ कि नहीं हुआ। ये PS A लिख देता हूं, यहाँ PS क्या लिख देता हूं B, और यहाँ पे PS C लिख देता हूं। तो देखिए जैसे जैसे ग्राफ से भी अगर हम देख रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमने अगर थ्योरी में भी पढ़ा कि जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी CA इज ग्रेटर देन CB। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जिसका सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ना,
देखो इसमें प्रेशर सबसे कम आ रहा है ना, इसका सबसे कम आने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। जैसे ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेटिक रोलिंग ऑफ व्हीकल। ठीक, एक बोर्ड के हिसाब से जनरली होता है टॉपिक, वो है पोस्टवार्ड वर्कर मेथड टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव वेपर प्रेशर। मेनली किसके हिसाब से होता है, बोर्ड के हिसाब से, यानी ओस्टवार्ड वाकर मेथड टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली क्या लेना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखिए, मैं पहले ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है और एक्सपेरिमेंटल में मैं बना देता हूं, देखो पहले इसे। देखिए यहां से हम क्या पास कर रहे हैं, ड्राई एयर। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वाटर जैसे ले लिया। ठीक है, यहां मैं फिर से लिख रहा हूं, ये ड्राई एयर है। ये जो होते हैं इसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे P4O10 होता है, CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड, और भी कई होते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां क्या होगा तो हम समझ लें, है ना। ये इस प्रोसेस में क्या किया कि यहां से ड्राई एयर को सॉल्यूशन में पास किया गया, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पे वेपर प्रेशर्स होंगे। ठीक है, तो ये एयर इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसको यहां से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये कौन सा एयर हो गया, मॉइस्ट एयर। ध्यान देना भाई, है ना। मैं इसमें पहले बना लेता हूं, ये भी मॉइस्ट एयर है। और ये साइड, यहां जो प्रेशर था P0 है, यहां जो प्रेशर है वो कितना है, PS है। मॉइस्ट एयर। ठीक है, देखो यहां पे क्या कम प्रैक्टिकली किया गया कि यहां से ड्राई एयर को सॉल्यूशन में पास किया गया। ये एयर इसमें से मॉइस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करके इसको बाहर पास किया गया, और दूसरा बीकर में प्योर सॉल्वेंट से उसको पास किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे समझिए कि जैसे कूलर
चलाते हैं हम लोग, कूलर में क्या होता है कि पहले ड्राई एयर आती है और वो जब पानी के ऊपर से जब पास होती है और रूम में एंटर करती है तो वो हमें ठंडी लगती है, नहीं लगती है। तो कूलिंग कैसे होती है, वो ड्राई एयर उस लिक्विड, उस वाटर का जो वेपर बना उसको क्या कर लेता है, कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ रहा है? यानी ड्राई एयर आई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया वाटर को और रूम में एंटर किया। ऐसे ही यहां भी ड्राई एयर आया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके उसको बाहर दे दिया। समझ में? तो यहां पे जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो यहां वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? तो यहां लिख देता हूं कि वेट लॉस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू W1, ऐसे मैंने यहां मेंशन कर दिया। क्लियर हो रहा है? अब ये जो मॉइस्ट आया, ये इसका प्रेशर कितने के इक्वल होगा? PS, क्योंकि यहां भी पेपर प्रेशर कितना है? PS है। समझ में आ रहा है नहीं भाई? यहां मॉइस्ट एयर का प्रेशर, यहां जो सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर वो PS, उतना उसने एब्जॉर्ब किया तो इस मॉइस्ट एयर का प्रेशर कितना हो जाता है? PS1। अब ये जब इसमें से गया, क्योंकि PS इज लेस देन क्या है? P0 है, यानी अभी भी इस मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। मतलब एक तरीके से कैसा है? अनसैचुरेटेड गैस है, अनसैचुरेटेड है। तो ये इसको जब इसमें से पास करते हैं तो इसमें से कुछ सॉल्वेंट, सॉरी वही कुछ मॉइस्चर को और एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब यहां क्यों करेगा? क्योंकि P0 का जो प्रेशर है, सॉरी जो P0 है वो PS से क्या है? ज्यादा है। तो यहां भी मैं इसे लिख देता हूं कि वेट लॉस इन सॉल्वेंट वो कितना होगा? W2। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से जब आया तो चूंकि इसमें अभी और गुंजाइश है एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि प्रेशर क्या है? PS कम, तो इसमें से और एब्जॉर्ब करेगा तो मॉइस्चर को बाहर। समझ में आ रहा है? तो ये जो कहते हैं कि जो वेट लॉस होगा या जो वेट चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमने सारा टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह क्या माना है? कांस्टेंट माना है। तो वो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होगा। क्योंकि सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो W1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS हो गया, या मैं ऐसे उल्टा लिख देता हूं कि जो PS है वो प्रोपोर्शनल टू W1, जैसे भी। क्लियर हो रहा है? यहां W2 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? P0 माइनस PS। यही तो होगा भाई, प्रेशर पहले से PS था ही, और एब्जॉर्ब करके इस मॉइस्ट एयर का प्रेशर कितने तक पहुंचना है? P0 तक। तो इसने कितना एब्जॉर्ब किया यहां से एयर ने, मॉइस्ट एयर ने? जितना इस प्रेशर का इस प्रेशर का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो यानी P0 माइनस PS। क्लियर हो गया? अब इस एयर को यहां से जब पास किया तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? जो इस एयर में जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? ड्राई एयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे क्या होगा? वेट गेन होगा, वेट गेन। यहां मैं इसको लिख देता हूं W3। क्लियर? वेट गेन कितने के बराबर होगा? देखो जब ड्राई एयर आया तो W1 तो इसने यहां से एब्जॉर्ब किया और W2 यहां से एब्जॉर्ब किया, तो टोटल एब्जॉर्ब कितना किया? W1 प्लस W2। उसको इसने क्या कर लिया? वापस एब्जॉर्ब कर लिया। तो W1 प्लस कितना हो गया? W2 हुआ, और W3 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? P0 के। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे प्रेशर कितना है? P0। समझ में? हम ये ड्राई एयर का प्रेशर होता है, ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ड्राई एयर का अपना भी तो प्रेशर होगा, लेकिन उसको हम एक तरीके से 0 स्केल पे मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना यहां से आएगा उतना ही प्रेशर यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? इसलिए उसका स्केल एक तरीके से हमने क्या मान लिया है? 0। इसलिए P0, और यहां मान लो हमने 0 माना होता तो डिफरेंस कितना हो जाता? P0 माइनस 0। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने P0 लिख दिया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसने हमने अज्यूम कर लिया है कि ड्राई एयर का जो स्टार्टिंग प्रेशर है वो कितना अज्यूम कर लिया है? 0। समझ में? इससे कैलकुलेशन। तो ये 3 चीज आ गई। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमारे पास ये फॉर्मूला था P0 माइनस PS बाई, जैसे PS लिख दूं या P0 लिख दूं, ऐसे मैंने PS लिख दिया तो वो कितना आ जाएगा? P0 माइनस PS कितने के इक्वल है?
W2 और PS कितने के इक्वल है, W1। ये भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। डायरेक्ट वेट लॉस दे देगा तो डायरेक्ट के हिसाब से आप निकाल देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो W2 और W1 ये आपको वहां से मिल जाएगा, तो आराम से आप इससे क्या निकाल सकते हो, PS निकाल सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था किसका, वेपर प्रेशर मेजर करने का, ठीक है। अब देखो W2 W1 क्लियर पता होगा जी, और ये कितने के इक्वल होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा, आएगा नहीं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए ध्यान देना, एम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ध्यान समझिए इसको। होता क्या है कि हमने देखो गैस जब ड्राई एयर को पास किया, ये ड्राई एयर गई थी यहां से कि नहीं, तो हमने इसको पहले किससे पास किया था, देखो यहां पे सॉल्यूशन से पास किया, ठीक है। कोई सॉल्यूशन से पास किया तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने मिलाया वो हमको पता होगा, यानी ये हमें क्या होगा, मालूम होगा W सॉल्यूट, क्लियर, कि भाई इतना ग्राम, जैसे मान लो कोई अननोन सॉल्यूट है वो डिसॉल्व किया गया इतने ग्राम वाटर में, तो इसका मतलब रेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर रेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही होगा, वाटर ले रहे हैं तो H2O को 18 होगा। हमें नहीं मालूम है तो क्या नहीं मालूम है, एम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक एप्लीकेशन इसका ये भी हुआ कि किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी हम इस कंसेप्ट से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये पहला हमारा टॉपिक हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले अभी हमको मैं कहूंगा जब न्यूमेरिकल करने आपको गए ना, एक प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं पहले, पॉइंट टर्म है जिसको कहते हैं एब नॉर्मल और ऑब्जर्व कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एब नॉर्मल और क्या है, ऑब्जर्व कोरिलेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो हालांकि बोर्ड की बुक में क्या रहता है, या कई लोग जनरली क्या करते हैं, पहले पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ा लेते हैं, लास्ट में इसको पढ़ाते हैं। तो जब लास्ट में इसको पढ़ाया जाता है तो कई बार हमने देखा है कि बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ने से क्या होगा, हमको यही इससे जो फॉर्मूले बनेंगे उन्हीं को यूज करना है, ठीक है। अब हम इसका पहले मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ध्यान रखना कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन है ना, या 1 मोलर लिख देता हूं, मोलर लिख देता हूं, ठीक है। यानी टेम्परेचर सब में सेम है भैया ना, 1 मोलर क्या लिख लिया, यूरिया सॉल्यूशन लिख लिया। एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन ए, अब मैं दूसरा सॉल्यूशन बना रहा हूं, ध्यान देना है ना भाई, 1 मोल NaCl, वो भी मोलर है सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन हमने लिया ए और बी, ध्यान देना, ठीक है। अगर मोल सेम है, सॉल्यूट क्या है से मतलब नहीं, मोल अगर सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, सेम आएगी, क्लियर। अब चूंकि यहां 1 मोल है और यहां भी कितना है, 1 मोल है, इसका मतलब दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बी सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता सेम, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने लिया कितना मोल, 1 मोल NaCl, लेकिन ये NaCl डिसोशिएट होकर के
ये कैसे टूट जाएगा, 1 मोल NaCl टूट जाएगा Na प्लस और किसमें, Cl माइनस में, और टूटने के बाद 1 मोल ये हो जाएगा और 1 मोल ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल मोल कितना हो गया, 2 हो गया, 1 नहीं हो। यही हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूट कौन सा से मतलब नहीं है, अमाउंट। तो अमाउंट कितनी मोल हो गई टोटल, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो कितनी हो गई, 2 मोल हो गई। इसका मतलब यहां जो प्रॉपर्टी आएगा वो कितने मोल के हिसाब से आएगा, 2 मोल के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी थियोरेटिकली हमने कितना मोल लिया, 1 मोल लिया, क्लियर। लेकिन प्रैक्टिकली जो आया, जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई, वो कितने मोल के हिसाब से आई, 2 मोल के हिसाब से आई। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। तो यानी ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में आने के बाद या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो उनसे उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके जितना बनेगा पहले वो हमें निकालना होगा। समझ में आ रहा है। और उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई हमने लिया कितना मोल, 1 मोल NaCl। अब ये डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा वो आपको पता होना चाहिए, और होगा तो कितना बनाएगा डिसोशिएट होकर के, वो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। और उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, ठीक। अब कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो कितना मोल बनाएगा, डिसोशिएट होने पर या एसोसिएट होने पर, उसके लिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वान टॉफ। उन्होंने एक फैक्टर दिया, वान टॉफ फैक्टर, और उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि किसी सॉल्यूट के डिसोशिएट या एसोसिएट होने पर कितने मोल बनेंगे। क्लियर। यानी अगला जो टर्म था वो है वान टॉफ फैक्टर, वान ऑफ फैक्टर, है ना। इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से, ध्यान देना है ना। और जो आई होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव। थ्योरेटिकल मतलब समझ रहे हैं, जितना हमने लिया उतने के हिसाब से जो आता है। इसने 1 मोल NaCl लिया तो 1 मोल के हिसाब से जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक। तो ऑब्जेक्ट होगी, और वो कितने के इक्वल होगा, आई इक्वल टू, वो होगा ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना भाई, है ना। यानी अब हमको हर क्वेश्चन में क्या चाहिएगा, ध्यान रखना, ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ क्या चाहिएगा, सॉल्यूट चाहिएगा, ठीक है। और अपॉन क्या होगा, अब मास तो सेम ही रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल भी बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा भाई, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। क्योंकि मास में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ चूंकि ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्व नीचे चला जाएगा, ये आगे आई, समझ में। यानी ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी के इक्वल हो गए, यानी एन ऑब्जर्व, एन ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व, वो कितने के इक्वल हो गया, आई इंटू एन सॉल्यूट ऑफ थ्योरेटिकल। ध्यान देना है ना, आएगा नहीं। तो आप अब जहां जहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्लियर, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसमें जहां भी एन सॉल्यूट यूज होगा वो ध्यान रखना है, वो एन सॉल्यूट हमेशा ऑब्जर्व्ड लेना है। कौन सा लेना है,
ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व कैसे आएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया थ्योरेटिकल होगा, इनटू उसके साथ क्या लेना होगा आपको, आई लेना होगा। इसका मतलब हमेशा फॉर्मूले में क्या यूज करना है, आई करना है, ठीक। यानी जैसे अभी हमने ये पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट पढ़ा कि नहीं। अब वो कितनी, सॉरी पी एस, मान लो मैं पहले पी एस लिख देता हूं, इक्वल टू कितना था, एन सॉल्यूट बाई क्या, एन सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। तो यहां जो एन सॉल्यूट आपने लिया, ध्यान देना, वो हमेशा एन सॉल्यूट कौन सा लेना है आपको, ऑब्जर्व लेना है। तो जो सही फॉर्मूला है वो ये, किसको किसके साथ लेना होगा, आई के साथ, ये यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वॉट ऑफ फैक्टर क्लियर हुआ। अब जो ये आएगा पीएस, ये जो पीएस है वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कुल मिला के अगर हम आई यूज कर लें तो हमारा जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगी, ऑब्जर्व। ये चीज क्लियर होगा कि नहीं, ये बहुत ध्यान देना कोई। क्यों होगा कि जैसे आपको देखो क्वेश्चन में ऐसे कहा जाता कि इफ सपोज 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved, ये हमें 5 की जगह सिंपल सा ले लेता हूं, 1 मोल ऑफ NaCl is dissolved in 18 मोल ऑफ वाटर, then at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, then कैलकुलेट पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में। ये क्वेश्चन हो गया, एक 1 मोल ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 18 मोल ऑफ H2 एट क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आता, अब देखिए अगर हमने आई नहीं पढ़ा होता तो हम क्या लिखते फॉर्मूले में, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू क्या होता, एन सॉल्यूट। अब एन सॉल्यूट कितना हो गया, 1 मोल अपॉन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब पी नॉट कितना हो जाएगा, 180 760 mm ऑफ Hg। क्लियर। लेकिन अब यहां गलती कहां हो गई, ये NaCl जब आपने कितना मोल लिया, 1 मोल लिया, लेकिन ये टोट करके कितना मोल बना लेगा NaCl, 2 बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो फॉर्मूले में किसके साथ लेना है, आई के साथ। ये एन सॉल्यूट हो गया, एन सॉल्वेंट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, आई। तो अब हमको पहले क्या कैलकुलेट करना सीखना है, आई निकालना सीखना है कि डिसोसिएशन में आई कैसे आएगा और एसोसिएशन में आई कैसे आएगा। समझ में आ रहा है। एक बार अगर हमने आई निकालना सीख लिया तो फिर सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भाई ध्यान रखना, दो ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वॉट ऑफ फैक्टर आई जो भी हम डिस्कस करेंगे, दूसरा टर्म है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों, कभी आपको वेट बाई वेट दे देगा, कभी आपको वेट बाई वॉल्यूम देगा, कभी कैपिटल एम देगा, कभी स्मॉल एम दे देगा, कभी कुछ और कंसंट्रेशन टर्म दे देगा। तो वो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई हैं उनकी हेल्प से आपको क्या निकालना आना चाहिए, कोई एन सॉल्यूट बाई एन सॉल्वेंट आना चाहिए या स्मॉल एम आना चाहिए, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो निकालना होगा। क्लियर हो गया। तो आप पहले आज मोल कंसेप्ट में से जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा है उनको आप रिवाइज करें, उनको देखें, और कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ वॉट ऑफ फैक्टर आई। क्लियर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।